दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। अगर आप प्रथम बार चैनल पे आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए, आज जो आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों, ये जो है आपका बिहार पुलिस का सेट आप जो देख रहे हैं वह बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये बिहार पुलिस का, और ये जो एग्ज़ाम हुआ था, ये एग्ज़ाम कब हुआ था आपको हम बता देना चाहते हैं। ये एग्ज़ाम जो हुआ था दोस्तों, ये एग्ज़ाम 14/4/2010 का जो है, ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इसमें 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को आपको हम बताने वाले हैं। उसका आंसर क्या होगा आपको सॉल्व करके बताएंगे। उस पे 1-2 बेसिक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन जो है मेकअप हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, आज जो बिहार पुलिस का सेट है, ये जो है आपका हिंदी का पोर्शन है, हिंदी का पार्ट है। इस तरह से आपका और अलग अलग पार्ट आएगा दोस्तों। जैसे कि पहले हिंदी का आएगा, उसके बाद इंग्लिश का 2-3 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उसके बाद सामान्य विज्ञान का कुछ क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, और कुछ गणित का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आपका जो एग्जाम 14 तारीख से होने वाला है, 14 और 21 को एग्जाम जो होगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है आपका वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो अपलोड होगा उसे भी देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे नंबर 1 में क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है दोस्तों, कहता है नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। इसमें कहता है ये जो वाक्य दिया गया है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों। आपका हिंदी से क्वेश्चन कितना रहेगा दोस्तों, तो हिंदी से आपका टोटल जो क्वेश्चन रहेगा बिहार पुलिस में, वो लगभग 10 या 11 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसलिए आप हिंदी को ध्यान में रखते हुए हिंदी को अच्छा से पढ़िए दोस्तों। और कहता है क्या, कहता है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को क्या कहता है दोस्तों, तो इसको जो कहता है इंग्लिश में जो इसको बोलते हैं तो कपल बोलते हैं दोस्तों, कपल। और हिंदी में इसको बोलते हैं तो दंपति बोलते हैं दोस्तों। इसका सही जो मीनिंग होगा दंपति होगा, इसका बी, मतलब कि पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को दंपति बोला जाता है। अब अगर आप पति और पत्नी की बात करें तो ये तो अलग अलग शब्द हो गया, ये एक शब्द नहीं ना बनेगा। जोड़ा को क्या कहते हैं, जोड़ा को दंपति, युग्म नहीं कहेंगे, ठीक है दोस्तों, युगल भी नहीं कहेंगे। और ये जो पति पत्नी है ये नहीं होगा, ये तो फिर 2 ही शब्द आ गया, मतलब पुरुष एवं स्त्री, पति, यहाँ पर पति भी एवं पत्नी का जोड़ा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता था। इसका सही आंसर दंपति हो जाएगा दोस्तों। दूसरे नंबर में क्वेश्चन दोस्तों, ये जो है 100 क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये जो है आपका कितना, ये जो है 14/4/2010 का जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिए। और आपको हम पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 तक का जो भी एग्जाम हुआ है, टोटल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। और आपको कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है दोस्तों। देखिए, अकर्मक क्रिया में जिसमें कि कर्ता जो होगा ना, कोई कार्य नहीं करता होगा अकर्मक क्रिया में, और सकर्मक क्रिया होता है जिसमें कर्ता के द्वारा कोई कार्य हो रहा होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जो होता है कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, उसी समय में अकर्मक क्रिया मतलब होता है कि कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, कोई काम ऑटोमेटिक हो रहा है। तो जैसे कि पहला नंबर में है कि गेहूं जो है पिस रहा है दोस्तों, गेहूं जो है पिस रहा है, यही होगा आपका सही आंसर, अकर्मक है। नेक्स्ट में देखिए, मैं बालक को जगवाता हूँ, मतलब बालक को मैं जो है करता है और वह एक काम कर रहा है, जगाने का काम, तो ये नहीं होगा। मदन गोपाल को हंसा रहा है, मदन जो है ये क्या, ये जो है सकर्मक क्रिया हो गया, और हंसाना, हंसा रहा है। राम पत्र लिखता है, राम जो है इसमें सकर्मक क्रिया हो गया कर्ता के रूप में। इसी तरह से अगला 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है नीच भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है दोस्तों, किसकी है दोस्तों। ये पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है दोस्तों, ये पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है दोस्तों। दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा समय है दोस्तों, तो आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए दोस्तों, क्या, ताकि वीडियो का जितना भी क्वेश्चन हो आपको याद रहे दोस्तों। और बिहार पुलिस जो है ना, बहुत इजी एग्जाम है दोस्तों। आप इसको 5-10 सेट बनाने के बाद भी आपको बहुत अच्छा कवर हो जाएगा एग्जाम, आप अच्छा से तैयारी हो जाएगा 5-6 सेट बनाने के बाद भी। इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कहता है दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म धर्म कौन सा है, सही युग्म धर्म कौन सा है दोस्तों। तो इसका सही युग्म धर्म जो दोस्तों जो है भौरा एवं सखी है दोस्तों, ठीक है, भौरा एवं सखी है दोस्तों। माफ़ी चाहता हूं दोस्तों आप लोगों से कि क्वेश्चन में पहले से टिक लगा हुआ है दोस्तों। अब जो अगला जो क्वेश्चन आगे जो आने वाला है सेट 2, सॉरी 2011 का जो क्वेश्चन आएगा, उसमें दोस्तों ये जो है पहले से टिक नहीं लगा रहेगा दोस्तों, आपको हम बताएंगे दोस्तों। और आपको उसमें कमेंट में जवाब देने के लिए कुछ समय का आपको वेट भी करेंगे कुछ समय के लिए। चलिए,
5 नंबर में कहता है घर का जोगी जोग न आन गांव का सिद्ध लोकुत्ती का सही अर्थ चुनिए दोस्तों। तो इसका सही जो अर्थ होता है दोस्तों, कहता है घर का जोगी जोगना, मतलब घर का जो जोगी है ना कुछ नहीं है, आन गांव का सिद्ध, और आन गांव मतलब दूसरे गांव का जो है ना वो बहुत बड़ा सिद्ध उसको मानता है, तो वही ना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं और दूसरे जगह के अज्ञान को भी सम्मान देना। इसका सही आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। 5 के बाद 6, इसी तरह का एक और लोकोक्ति होता है दोस्तों, क्या कहता है कि घर का मुर्गी दाल बराबर, मतलब अपने घर का मतलब जो भी सामान रहेगा उसको कोई वैल्यू नहीं, मतलब घर का मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति वो भी है। तो इसी तरह से अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपको पूरा 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों, और मैथ का जो आपका 10 क्वेश्चन होगा दोस्तों वो आपको सॉल्व करके बताएंगे, उसका पूरा प्रोसेस देंगे, उसका शॉर्ट ट्रिक देंगे दोस्तों। और इसका जो हिस्ट्री का 100 ट्रिक जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा दोस्तों, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है सही वाक्य का चयन कीजिए दोस्तों। कहता है आप असफल हो गए तो क्या करोगे। देखिए 4 वाक्य है, कहता है शायद आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे, मानो शायद आप असफल हो गए तो क्या करोगे, मानो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे। देखिए दोस्तों इसमें भी असफल की बात कर रहा है, असफल की बात कर रहा है, असफल की बात। तो जब शायद लगा दिया है तब असफल काहे बोलेगा, जब मानो लगा दिया है तब असफल बोलना उचित होगा नहीं, जब इसमें भी मानो लगा दिया है तो असफल बोलना उचित होगा नहीं होगा। तो ये तीनों जो वाक्य है दोस्तों, ये जो तीनों जो वाक्य है इसमें भी शायद जो लगा दिया है, तो यहाँ पे इसमें शायद जो लगा दिया है तो ये असफल, ये जो आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है, ये आपका सही होगा, क्योंकि आप असफल हो गए तो क्या करोगे, ये सही है। क्योंकि कह रहा है कि अगर आप असफल हो गए तो क्या, इसमें तो शायद लगा दिया, शायद आप असफल हो गए, सफल होने या असफल होने से पहले ही शायद लगा दिया है दोस्तों। तो ये जो है ना ये अनावश्यक चीज़ है, ये शायद नहीं लगाना था, इसमें ना मानो लगाना था ना मानो। इस सब को यदि कट कर दिया जाएगा दोस्तों, इस शब्द को अगर कट कर दिया जाएगा तब पर भी उसका वही मतलब होगा दोस्तों, जो कि ये इसका मतलब होगा जो इसका मतलब होगा। इसलिए ये तीनों बी सी और डी गलत है और ए सही हो जाएगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं दोस्तों कि मान के चलिए कि मेरा एक बड़ा भाई है, मान के चलिए मेरा एक बड़ा मतलब भाई है और मुझसे बड़े हैं, और मेरे पास मात्र एक ही भाई है जो मुझसे बड़े हैं, तो उसको हम बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि मतलब ये मेरे बड़े भैया हैं, ऐसा नहीं ना बोल सकते। मेरे पास एक ही भैया है तो बड़े भैया और छोटे भैया कौन हो, मान के चलो मेरे पास 2-3 भैया रहते तब ना बोलते ये मेरे बड़े भैया है, ये मेरे मझले भैया है, ऐसे करके बोलते। मेरे पास मात्र एक ही भैया है और एक ही भैया है तो काहे को बोलेंगे कि ये बड़े भैया है, बड़े भैया बोलना गलत, सीधे मेरे भैया हैं ये, ठीक है। इसी तरह से 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन था, ये जो 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों, और बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों वही का है, उसी का है। कहता है कि नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक कलांकित शब्द है, कलांकित शब्द का अर्थ बताइए दोस्तों। वाक्य कौन सा है दोस्तों, कहता है वह मनुष्य कृतज्ञ है, वह मनुष्य कृतज्ञ है। तो इसमें सही जो वाक्य हो जाएगा इसका डी हो जाएगा आसान फरामोश। इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। उपयुक्त शब्द क्या होगा, किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन। इसका सही आंसर दोस्तों समालोचना होगा, समालोचना, अच्छे गुण के जो वर्णन करेगा तो उसको समालोचना बोलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों। मतलब पैर फैलाकर सोना, तो पैर फैलाकर आदमी कब सोता है, जब किसी काम से निश्चिंत हो जाता है दोस्तों, तब वो पैर फैलाकर सोता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चिंत होकर सोना, मतलब कि उसके पास कोई जो है कोई दिक्कत नहीं है, एकदम निश्चिंत ऐश का जिंदगी जी रहा है, ठीक है, ऐश का जिंदगी जी रहा है और निश्चिंत होकर सो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चिंत होकर सोना। देखिए दोस्तों ये हिंदी का ही क्वेश्चन है, और हिंदी का भी 2 और क्वेश्चन आएगा। आजन्म शब्द का समास बताइए दोस्तों। तो ये जो है आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। और आप कर्मधारय समास के बारे में बता चुके हैं, द्वंद्व में जो होता है दोनों पद जो होता है प्रधान होता है, नए में पहला पद जो होता है वो नकारात्मक होता है दोस्तों। कर्मधारय में जो कर्म एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है दोस्तों। नीचे अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है नीचे दिए गए 11 नंबर में कहता है नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए दोस्तों। राशि का सही अर्थ क्या, शब्द का अर्थ शब्द सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जो दोस्तों ढेर, ढेर। इस तरह से 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है इंग्लिश, देखिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है 12 नंबर से दोस्तों। देखिए कहता है यहाँ पे
कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएटेड वर्ड, मतलब अप्रोप्रिएट वर्ड, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है उसी से इसको जो है ना आपको भरना है दोस्तों। इंडिया न्यूक्लियस प्रोग्राम हैज कम डैश एज, मतलब थ्रू, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा थ्रू एज, मतलब युग के अनुसार जो है, मतलब युग के अनुसार यहाँ सही आंसर हो जाएगा थ्रू। कहता है युग के अनुसार इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना वो जो होता है अपने युग के अनुसार जो होता है आगे बढ़ते जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, कहता है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकम डैश एट हैंडलिंग माई इमोशंस। देखिए दोस्तों यहाँ पे एडेप्ट होगा, एडेप्ट का सही मतलब जो होता है, एडेप्ट मतलब होता है निपुण, निपुण मतलब कि आप किसी काम में निपुण हैं, ठीक है, तो उसका सही मीनिंग होता है निपुण, एडेप्ट मतलब होता है दोस्तों। तो इसका होता है कि यहाँ पर अगर एडेप्ट भराएगा दोस्तों, एडेप्ट यहाँ पे अगर फिल इन द ब्लैंक्स में एडेप्ट भराएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, तो फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकम एडेप्ट एट हैंडलिंग माई इमोशन, मतलब कुछ लास्ट मतलब वर्षों से आई हैव बिकम एडेप्ट, मैं अपने इमोशंस को हैंडल करने में निपुण हो, मतलब हो गया हूँ, निपुण होता जा रहा हूँ अगले 5 वर्ष से, सॉरी मतलब पिछले 5 वर्ष से। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, कहता है डायरेक्शन चूज द वर्ड विच इज साइनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द बोल्ड लेटर। नीचे जो बोल्ड लेटर दिया गया है दोस्तों उसमें से साइनोनिम, साइनोनिम मतलब कि आपको पर्यायवाची शब्द, आप हिंदी में पर्यायवाची शब्द की बात हो रहा है कि जो पर्यायवाची शब्द जो है दोस्तों उसको आपको पर्यायवाची शब्द लिखना इसका। तो पर्यायवाची शब्द क्या, तो डेवलप मतलब, इवॉक मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा इवॉक मतलब क्या होता है दोस्तों। तो इवॉक का सही मीनिंग होता है पुकारना, इवॉक का सही मीनिंग होता है दोस्तों पुकारना, पुकारना होता है इवॉक का सही मीनिंग। तो अब इवॉक का सही मीनिंग पुकारना होता है, तो इसमें से किसका मीनिंग पुकारना होगा, पर्यायवाची का शब्द कहने का मतलब नीचे में से जो पर्यायवाची होगा उसका वही मीनिंग होना चाहिए। तो देखिए डेवलप मतलब होता है विकसित, तो ये नहीं होगा दोस्तों। स्लो मतलब होता है धीरे धीरे, तो ये नहीं होगा स्लो। ये मतलब कॉल मतलब होता है पुकारना, रिमूव मतलब होता है हटाना, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। ये जो होता है कॉल फॉर्ट, ये इसी का मतलब होता है पुकारना, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। अगला जो है क्वेश्चन 15 नंबर है दोस्तों, कहता है कॉनक्लेव, कॉनक्लेव में जो है यहाँ प्राइवेट मीटिंग की बात होता है दोस्तों। प्राइवेट मीटिंग का सही मतलब क्या होता है, तो इसका सही मीनिंग होता है निर्वाचिका सभा, निर्वाचिका सभा, निर्वाचिका, निर्वाचिका सभा, इसका मतलब होता है निर्वाचिका किसका, तो ये कॉनक्लेव का मीनिंग होता है निर्वाचिका दोस्तों, कॉनक्लेव का मीनिंग होता है निर्वाचिका। तो इसमें से सही इसका प्राइवेट मीटिंग का भी होता है निर्वाचिका सभा, निर्वाचिका सभा। इसका 15 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से 15 का दोस्तों बता चुके। अब अगला जो क्वेश्चन आता है सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन आता है दोस्तों 16 नंबर से दोस्तों। तो इस तरह से आपको 11 तक क्वेश्चन था, हिंदी का था, उसके बाद इंग्लिश का था, अब सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए सामाजिक अध्ययन में कहता है 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो है आपको रूस हो गया प्रथम विश्व युद्ध से अलग दोस्तों। आपको कॉमेंट करके बताना है दोस्तों कि ये जो है प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन सा देश जो है दोस्तों, कौन कौन सा देश जो है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में जो है भाग लिया था दोस्तों, मतलब कौन कौन सा देश था प्रथम विश्व युद्ध में, किस किस देश के बीच लड़ाई हुआ था दोस्तों। इसी पर आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया दोस्तों। अब आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों इसी में कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ दोस्तों। 1914 से 1918 तक, यानी कि 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला दोस्तों। अब इसी में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ दोस्तों। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से दोस्तों 1939 से 1945 के बीच, ठीक है दोस्तों, तो ये चला था, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आप जो है ये चला था, और आपको कमेंट में बताना है कि ये जो है प्रथम विश्व युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था दोस्तों। तो इसमें विश्व युद्ध से अलग हो गया, कौन सा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे रूस अलग हो गया। आपको कमेंट में एक जवाब देना है दोस्तों, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। कहता है वर्साय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा किस देश को हुई, तो दोस्तों जर्मनी को हुई, जर्मनी को
अगला क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ दोस्तों? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? इसका नेतृत्व लेनिन ने किया दोस्तों। ये आप 9th क्लास के हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, वैसे तो आप अगर लूसेंट पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा। कहता अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था दोस्तों? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में दोस्तों हुआ था, आपको याद रखना है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस का चुनाव चिन्ह कौन है दोस्तों? तो ये तो बच्चा बच्चा को पता है दोस्तों कि हाथ छाप। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कहता है संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है दोस्तों? तो ये जो इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा दोस्तों। अगला 22 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है दोस्तों? तो किसके? योजना के अभाव में भी चल सकता है, नौकरशाही के अभाव में भी, पंचायती राज के अभाव में। जब राजनीति दल नहीं रहेगा ना तब नहीं संचालन हो पाएगा, असंभव है दोस्तों। इस तरह से 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन क्षेत्रीय दल हो दोस्तों? तो ये जो है अकादमी जो दल है ये क्षेत्रीय दल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो 24 नंबर में कहता है भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग में कौन सा सही है दोस्तों? तो ये जो है सही है, ये जो है सही है दोस्तों। ये जो इसरो उपग्रह श्रीहरिकोटा में नहीं है दोस्तों। इसका इस तरह से ये साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये तिरुवनंतपुरम में है, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा बी आंसर। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है दोस्तों? तो जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है दोस्तों? सीसा एवं जस्ता को कहा जाता है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के लिंक को दोस्त लोग में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो का लाभ उठा सके दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर कहता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर जफर को निर्वासित किया गया दोस्तों। तो ये ध्यान से सुनिए, अंतिम मुगल सम्राट यही बहादुर शाह जो द्वितीय जो जफर था 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने बंदी बनाकर इसे रंगून भेज दिया दोस्तों। और रंगून कहाँ है दोस्तों? तो रंगून जो है ये बर्मा में है, बर्मा देश में है, जो कुछ समय के लिए इसका नाम जो था दोस्तों म्यांमार था पहले, ठीक है। बर्मा में है दोस्तों। ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा यही रंगून हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा और रंगून के जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? तो बहादुर शाह जफर का मृत्यु रंगून के जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी तथा रंगून में ही उसे दफनाया गया था। तो रंगून में ही मर गया था दोस्तों यहीं पर, और वहीं पर इसको दफनाया गया था दोस्तों। तो अगला 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 27 नंबर का आता है निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता है सिजिगी क्या है दोस्तों? सिजिगी जो है ये सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति है, सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था दोस्तों? तो ये जो था बाणभट्ट था दोस्तों। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। ये जो था हर्षवर्धन के, ये जो बाणभट्ट जो था दोस्तों, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध कवि था दोस्तों। कौन? बाणभट्ट। बहुत प्रसिद्ध फेमस कवि थे ये बाणभट्ट बहुत फेमस कवि थे दोस्तों, और इतिहासकार भी था, और कवि भी थे और इतिहासकार भी था दोस्तों। बाणभट्ट इतिहासकार भी था। उसकी लिखी एक पुस्तक हर्षरचित से राजा हर्षवर्धन के समय की संपूर्ण जानकारी मिलता है, और इसने एक पुस्तक लिखा था बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो हर्षरचित के लेखक कौन है दोस्तों? यही बाणभट्ट। आपको याद रखना है दोस्तों हर्षरचित के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये बाणभट्ट है दोस्तों। हर्षवर्धन के समय की संपूर्ण जानकारी मिलती है, और यही हर्षवर्धन के बारे में ही ये जो है लिखा है बाणभट्ट। इसके कवि थे, इतिहासकार थे, और हर्षरचित इन्हीं ने लिखा था। किसने? तो बाणभट्ट का किन पुस्तकों के लेखक है दोस्तों? तो हर्षरचित। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन का आता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खार्तूम।
अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है दोस्तों? तो ये है आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर का बात किया जाए तो ये आर्कटिक महासागर है दोस्तों। अब आपको बताना है कि संसार का कमेंट में बताना है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर दोस्तों, प्रशांत महासागर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो ये जो है 73वां संशोधन में, 73वां संविधान संशोधन में जो है ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा गया है दोस्तों। अगला कहता है, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था दोस्तों? तो ये जो है उड़ीसा का इलाका इससे नहीं जीता गया था दोस्तों। पेशवा बाजीराव जो है कब से कब शासन किया दोस्तों? तो इसका सही क्रम होगा दोस्तों 70-20 से लेकर और ये जो है 70-40 तक शासन किए और साम्राज्य बहुत विस्तार किया। इसके द्वारा जो है ना बहुत विस्तार, साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ दोस्तों, साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ दोस्तों। और प्रथम उड़ीसा को नहीं जीत सका और बाजीराव प्रथम जो है, लेकिन ये बहुत विस्तार किया, लेकिन ये जो है ना उड़ीसा को नहीं जीत पाया, उड़ीसा को नहीं जीत पाया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर उड़ीसा हो जाएगा दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधिपति। 35 नंबर क्वेश्चन है, कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो इसका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है दोस्तों? तो इसके लिए हम एक आपके लिए ट्रिक भी बना चुके हैं दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में हिस्ट्री शॉर्ट ट्रिक में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, आपको बहुत सारा हिस्ट्री का शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ये जो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध ये जो है लोथल, आप लोग लोथल के बारे में सुने होंगे। लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है दोस्तों? ये जो है लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। गुजरात के दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद जिले से 16 किलोमीटर, ये जो है 16 किलोमीटर दक्षिण जो है, दक्षिण सरगौवाला क्या सरगौवाला गांव में स्थित है दोस्तों। सरगौवाला गांव में स्थित है, जो भोगवा नदी के तट पर है। जो कौन नदी दोस्तों? तो जो भोगवा नदी के तट पर है। इसका जो उल्लेखन है लोथल का उल्लेखन, अगर लोथल का उल्लेखन का बात किया जाएगा दोस्तों, तो लोथल का उल्लेखन किसने? तो रंगनाथ ने किया था दोस्तों। रंगनाथ दोस्तों, सही से लिख देते हैं, रंगनाथ ने किया था दोस्तों इसका। और कितना में किया था दोस्तों? तो 1957 ईस्वी में किया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर 38 का सही आंसर गुजरात हो जाएगा दोस्तों। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं दोस्तों? तो ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन 39 के बाद 40 नंबर में कहता है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है कि जन्मदाता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके जन्मदाता जो है के.एम. मुंशी है। इसका जन्मदाता के.एम. मुंशी है दोस्तों। अगला जो है क्वेश्चन ये 41 नंबर है, कहता है दफला तथा सिंहपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों? दफला तथा सिंहपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों ये। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, कहता है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है दोस्तों? तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये साइलेंट वैली प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों। ये साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है ना एक नेशनल पार्क है दोस्तों, एक नेशनल
एक नेशनल पार्क है ये। ये पार्क कहाँ है दोस्तों? तो ये पार्क केरल में है। तो केरल में कहाँ है दोस्तों? तो ये जो है केरल में, आप जानते होंगे कि नीलगिरी पहाड़ी जो है, नील हिंदी में लिख देते हैं दोस्तों, ये जो है नीलगिरी, ये नीलगिरी जो पहाड़ी है, नीलगिरी नीलगिरी पहाड़ी जो है उसी के निकट जो है स्थित है, उसी के समीप स्थित है। और ये जो है 1847 में ही ये इसका जो है बोटेनिस्ट रॉबर्ट जो थे विट के द्वारा जो था ये विख्यात में आए थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है तुर्ज दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है दोस्तों? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा म्यांमार से, जो बर्मा आपको बताए थे। अगला क्वेश्चन 44 नंबर में है, कहता है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये जो है बड़ा निकोबार में है दोस्तों, बड़ा निकोबार में। अगला भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों, तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है दोस्तों, भारत का ही सबसे लंबा बांध। अब नेक्स्ट आपको बताना है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों, कमेंट करके बताना है अगर आपको पता है। और कमेंट में आप क्वेश्चन का नंबर जरूर दे दीजिएगा दोस्तों, उससे हमको पता चलेगा कि आप किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से पुकारते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी के भूस्तरीय को सियाल कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से? तो सियाल कहते हैं उसको। नीफा जो होता है वो नीचे होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं दोस्तों, यह सियाल हो गया। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था दोस्तों? देखिए अब आ गया अंग्रेज, और अंग्रेज आएगा तो वो जो है आप जानते हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो है किसका देन है दोस्तों? तो ये जो है आपका अंग्रेज का देन है। तो वो जो था भागवत गीता को, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्यों? तो अंग्रेज जो लोग थे वो पढ़ सके, जो अंग्रेजी लोग थे वो पढ़ सके, इसलिए वो जो था गीता का, भागवत गीता का अनुवाद जो है वो इंग्लिश में कर दिया था दोस्तों। और उस अंग्रेज का नाम क्या था दोस्तों? उस अंग्रेज का नाम क्या था दोस्तों? चार्ल्स विल्किंस थे ने, चार्ल्स विल्किंस ने। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा चार्ल्स विल्किंस। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने, टीपू सुल्तान ने खोला था दोस्तों। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 आर्टिकल ए। अगला जो क्वेश्चन 49 के बाद 50 नंबर दोस्तों, 50 नंबर में कहता है संविधान के किस, सॉरी ये तो हो गया। 50 नंबर कहता है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है दोस्तों? ये जो है ये मोहनजोदड़ो से मिला है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। और हड़प्पा कालीन सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार संभव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। और यहाँ की ये जो है अनाज संग्रह स्थल का सबसे बड़ा इमारत, सबसे बड़ा इमारत किस चीज़ का? तो अनाज संग्रह का दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन 51 नंबर में कहता है मिलान करने के निम्नलिखित को सुमेलित करें दोस्तों। तो सुमेलित एनोमीटर, एनीमोमीटर, तो एनोमीटर इसी तरह से आपका ये जो है आपका इस तरह से ये जो है आपका ये आपका सही मिलान हो जाएगा 3। तो पहला का जो 3 नंबर हो जाएगा, इसका मतलब है ये एनोमीटर जो है ये जो है हवा का वेग मापता है। सिस्मोग्राफी जो है भूकंप को मापता है दोस्तों। और इसी तरह से साइक्रोमीटर और बैरोग्राफ पर जो होता है, बैरोग्राफ इस तरह से मापता है दोस्तों। आपको बताना है कि बैरोमीटर जो है, आपको बताना है कमेंट करके कि बैरोमीटर किस चीज़ को मापता है दोस्तों, आपको कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कहता है किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा हेनसेंग, इसका सही आंसर हो जाएगा हेनसेंग। चीनी यात्री फैयान ने, सुनिए दोस्तों, चीनी यात्री फैयान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 399 से 414 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किया, तक 414 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किया। जबकि चीनी यात्री हेनसेंग
हिंद संघ ने 629 से 644 तक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में रहकर पूरे देश के विभिन्न भागों पर आक्रमण किया। अब अगला क्वेश्चन है 54 के बाद, 53 के बाद 54 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने वाला आ गया दोस्तों। इसका सही आंसर आप देख लीजिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लिन लिथगो था। 1900। अब अगला क्वेश्चन है 56 नंबर में दोस्तों, कहता है जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों? तो ये जो है 3 बार बने थे दोस्तों, ये जो है 3 बार बने थे दोस्तों। जो सबसे पहले जो थे भारत की आज़ादी के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार, एक जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन में, 1936 में लखनऊ तथा 1937 में फौजपुर में अध्यक्ष रहे। आज़ादी के पश्चात वे 1951 दिल्ली, 1853 में हैदराबाद तथा 1954 कल्याणी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगला आपका 57 नंबर में, कहता है बौद्ध साहित्य लिखा गया दोस्तों। तो बौद्ध साहित्य कब लिखा गया दोस्तों? तो कहता है बौद्ध साहित्य लिखा गया तो ये पाली भाषा में लिखा गया। पाली भाषा में, कौन सा भाषा? पाली भाषा दोस्तों। ये तमिल भाषा है, ये संस्कृत भाषा, ये प्राकृतिक भाषा में नहीं लिखा गया था, संस्कृत में नहीं, तमिल में नहीं, तो पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया था। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन कहता है एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। एलिफेंटा में चट्टान का काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो राष्ट्रकूट से संबंधित है दोस्तों, राष्ट्रकूट से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है 59 नंबर, कहता है बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे दोस्तों। और आपको ऊपर में क्वेश्चन मिला था दोस्तों कि हर्षवर्धन, ऊपर में आपको क्वेश्चन मिला था कि हर्षवर्धन में निम्न में से कौन सा संबंधित, और बाणभट्ट के द्वारा पुस्तक कौन सा हर्ष रचित जो है, हर्ष रचित इसी ने बाणभट्ट ने लिखा था। आपको कुछ समय पहले ही बताए हुए हैं, हर्ष रचित जो था ये बाणभट्ट ने लिखा था। और बाणभट्ट क्या कौन थे? तो बाणभट्ट जो थे प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों, प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार थे, और हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, कहता है राज्यसभा का सभापति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर दोस्तों आप देख रहे हैं। कहता है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से तथा गुप्तान मत द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। इसका लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है दोस्तों। इस तरह से आपका 60 जो है आपका 60 क्वेश्चन खत्म है दोस्तों। जो 14/4/2010 को एग्जाम हुआ था ऑब्जेक्टिव आपका खत्म है दोस्तों। जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, ये जो पेपर है आपका प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों। आपका 60 जो क्वेश्चन है खत्म है। अब जो आपको जो है अब 100 में से आपका 60 खत्म है। अब 40 जो क्वेश्चन बचा हुआ दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये पार्ट जो है आपको एक दिन में आपको एक जो है आपका सेट जो है आप सेट एक जो है एक दिन में, यानी कि आपका एक क्वेश्चन जो 2010 का था है वो एक दिन में आपको मिल जाएगा। अगर आप वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी आपको इसका लिंक मिल सकता है पार्ट 2 का। अगर आप अभी तुरंत अगर वीडियो अपलोड हुआ है अगर तब देख रहे हैं तो आपको कुछ समय के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगले पार्ट 2 का। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो अगर अच्छा लगा, और वीडियो के लिंक को दोस्त लोग में शेयर कर दीजिए। इतना के लिए काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के लिए, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।